नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता परमानेंट और कोई दुश्मन भी नहीं होता, और ऐसा ही कुछ इंडी गठबंधन में भी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े दावों के साथ शुरू हुआ था इस गठबंधन की मोर्चाबंदी, और पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश थी कि किस तरह से विपक्ष अब लामबंद हो चुका है केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन भ्रष्टाचार का ये मुद्दा जब आया, शराब घोटाला, तो दिखाई दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थी और उसने आम आदमी पार्टी पर अटैक किया। लेकिन उसके बाद सब एकजुट हो गए। लेकिन आज बहुत दिलचस्प हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने बता दिया कि वैसे तो हम संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के साथ हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जरा अपने गिरेबान में झांके कि वहां पर भी तो वो यही कर रही है। तो आज पोल खुल गई पूरी तरह से। जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, वो बाइट आपको सुनाएंगे भी हम, कि कांग्रेस पार्टी के साथ तो आप खड़े थे जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, लेकिन वो आपके साथ नहीं खड़ी। तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक एक करके लगातार टूट फूट यही शुरू से लेकर अब तक दिखाई दे रही है इस गठबंधन में। ममता बनर्जी अब तक चुप हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी पर, क्योंकि वो बात कर रही है अभिषेक बनर्जी को लेकर। शरद पवार अपने मामलों में लगे हुए हैं पार्टी को बचाने में, और उसका जो भी चुनाव चिन्ह को लेकर मामला चल रहा है। तो अब इस गठबंधन की जो टूट दिखाई दे रही है और जिस तरह से एक सवाल खड़ा हो रहा है, हम आपके हैं कौन, इसी पर आज चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है। हम उनके साथ खड़े हैं, और लेकिन उसी समय ये देखा जाना चाहिए कि जो ओपी सोनी थे हमारे मिनिस्टर पंजाब में, और सुखपाल खैरा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें हम कंट्राडिक्शन देखते हैं। भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है और सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। आदिवासी समूह से आता हूं, आदिवासी नौजवान हूं, और मुझे बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। कमजोर वर्गों को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, ये लगातार जारी है। तो सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ हैं, तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं। एक के बाद एक जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निर्लज्जता और धृष्टता पूरी तरीके से जनता के सामने आ गई। तो कुछ सवाल है जो कि इस गठबंधन से पूछे जाने अभी बाकी हैं कि आखिर वैसे तो हर मुद्दे पर हाथ भी मिले थे, दिल भी मिलने की बात की गई थी और दल भी मिलेंगे ऐसा भी कहा गया था, लेकिन एक मुद्दा सामने आता है और उसके बाद अचानक से बयान बदल जाते हैं, रुख चेंज हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? चलिए, मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता निखत अब्बास जी, हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जरा हम कांग्रेस पार्टी का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ महेश चौहान जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के। जी
हमारे साथ अकील खान जी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, राजनीतिक विश्लेषक, और आम आदमी पार्टी के बारे में हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन लोकेश जिंदल जी, हम आपके हैं कौन, ये शीर्षक है आज हमारा, और ये सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हमारा देश, उसकी विचारधारा आपसी भाईचारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये सभी कांग्रेस के स्तंभ हैं जिन पर इंडिया अलायंस को संगठित किया गया और जिसके तहत सभी पार्टियों ने निर्णय लिया कि वे उस विचारधारा का विरोध करेंगे जो भारत के हित के खिलाफ है, जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाना चाहती। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो अब ईडी ने एक जंग जारी की है, उसमें हम ईडी का उस बात पे विरोध करते हैं कि उसका जो स्टैंड है वो बहुत सिलेक्टिव है। देखिए, क्राइम वो होता है जब कोई कानून तोड़ा जाता है, उसी तरह रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, ये भी कानून है। अगर वर्तमान में सरकार केवल और केवल विपक्षी दलों पर ईडी की कार्रवाई करती है और वे मंत्री और वे नेता जो भाजपा के साथ मिल जाते हैं उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं होती, ये भी अपने आप में भ्रष्टाचार है। इसका हम विरोध करते हैं। अगर वाकई में केंद्र सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार का विरोध हो, तो वो क्यों चुप हो जाती है जब बात आती है नारायण राणे की, शुभेंदु अधिकारी की, जब बात आती है अजित पवार की, जब बात आती है हेमंत विश्व शर्मा की, इस पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? इस पर हमारा विरोध है। अगर आप वाकई में कार्रवाई करना चाहते हैं, ईडी को सक्रिय करना चाहते हैं, ईडी को खुला हाथ दीजिए, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। अगर सरकार सिलेक्टिविज्म पर आती है तो वे अपने आप में भ्रष्टाचार कर रही है। लोकेश जी, सवाल समझे नहीं थे आप। सवाल ये था, केसी वेणुगोपाल ने जो ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में जो पंजाब में कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह गिरफ्तार कर रही है, तब आम आदमी पार्टी अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? इस बयान पर मेरा सवाल था आपसे। और दिल्ली में शराब घोटाला जब सामने आया तो कांग्रेस ने पूरा क्रेडिट खुद लिया था कि ये तो हमारी देन है, हमने ही इसको उजागर किया, हमने ही पूरी तरह से सामने लेकर के आए पेपर्स और सब कुछ। तो मेरा तो सवाल ये था ना। जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो बहुत सटीक है और इसका मेरा जवाब भी बहुत सटीक होगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अगर प्रशासन नियम के अनुसार करे तो वो नैतिक होगा। उसी तरह से अगर केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ कदम नैतिकता के आधार पर उठाए तो वो सही होगा। ओके। अगर आम आदमी पार्टी अनैतिक तौर पर प्रशासन करती है पंजाब में, या केंद्र सरकार अनैतिक तौर पर ईडी को भेजती है दिल्ली में, तो ये दोनों के दोनों गलत है। तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है कि कांग्रेस जस्टिस के साथ है। देखिए, राहुल गांधी जी ने तुरंत ट्वीट किया था जब खैरा जी को अरेस्ट किया गया था कि कांग्रेस न्याय के साथ है। तो अगर अन्याय कोई भी पक्ष करेगा उसका विरोध कांग्रेस करेगा, भले वो इंडिया अलायंस में हो या ना हो। आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के प्रति दृढ़ है, निश्चित है, और कांग्रेस इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ठीक है निखत अब्बास जी, अगर पंजाब में हुआ उसमें अगर लग गया था, लेकिन केंद्र में जो हो रहा है उस पर अगर नहीं लगा है लोकेश जिंदल जी का, तो केंद्र में जो हो रहा है उसी पर तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी को लेकर लामबंदी दिख रही थी। लेकिन अभी तो मैं, क्योंकि शो शुरू ही हुआ है, मैं जानने की जरूर कोशिश करूंगी कि ये लामबंदी कहां तक पहुंची। पहले इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, आप लगातार कांग्रेस की बातें जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं। पंजाब में जब होता है तो इन्हें बड़ी गुदगुदी मचती है, इन्हें बड़ा बुरा लगता है, ऊपर से नीचे तक मिर्ची लग जाती है कि हाय हमारे एक व्यक्ति को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, ये तो कहां की डेमोक्रेसी है, कहां का लोकतंत्र है। वहीं जब शराब घोटाला होता है, जैसे आपने केसी साहब की बात करी, मैं इन्हें याद दिला देती हूं, कांग्रेस के समर्थक हैं, कि अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस प्रदेश कमेटी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने तो कहा है भैया कि शराब का घोटाला हुआ है।
अब जब हुआ है तो किसने कहा है, किसने करा है, ये भी मैं बता देती हूं। मैं तो शुरुआत से कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी जो अभी लेटली अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर कर अराजक अपराध पार्टी बन गई है, इसके HOCD यानी हेड ऑफ करप्शन डिपार्टमेंट है अरविंद केजरीवाल। अब इन्होंने अपने निचले स्तर पर कुछ बाबाओं को बिठा रखा है, क्योंकि इनकी राजनीति क्या हो गई है, जैसे वो था ना अली बाबा और 40 चोर, वही। अब इन्होंने जो 3 नीचे चोर बिठाए थे, उसमें सत्येंद्र जैन जो है हवाला बाबा, मनीष सिसोदिया जो है नशेड़ी बाबा, और अब है संजय सिंह जो है वसूली बाबा, जो लगातार दिल्ली की जनता का पैसा वसूल कर आए। मैं नहीं कह रही हूं, दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि इन्होंने किस प्रकार पार्टी फंड के नाम पर पैसा वसूला, और यह कहा है संजय सिंह ने कि आप जाओ तमाम रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, और वहां से पैसा लेकर आओ क्योंकि हमें पार्टी फंड के लिए चाहिए। और पैसा लिया है। कोर्ट ने कहा है घोटाला हुआ है, कुछ ना कुछ तो लेन देन हुआ है, और लगातार 3 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 1 करोड़ की रिश्वत पता चल रहा है, खुलासे हो रहे हैं लगातार। मेरे कुछ स्पष्ट सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता यहां पर आए नहीं हैं अभी अधिकृत रूप से, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं और जनता को यह बताना चाहती हूं कि ये तो वही लोग हैं ना जो हाहाकार मचाते थे और कहा करते थे। एक जमाना था रीमा जी, आपको याद होगा, आपने तो शायद कवरेज भी करी होगी, 2014 से पहले, 13 से पहले, जब अरविंद केजरीवाल ने ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का झूठा नारा दिया था, तो किस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का गेट खटखटाते थे और लीडर से कहते थे हमारी मदद करो, और हमारे न जाने कितने नेताओं ने इनकी मदद करी भी। लेकिन आज आप इनसे पूछिए कि जो एक्साइज में इन्होंने कमीशन बढ़ाई है ना 2 से 12, वो ऐसा क्यों करा इन्होंने? इन्हीं से पूछो कंपनी का कार्टेल क्यों बनाया, जब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एक कंपनी के नहीं होते तो आपने क्यों लगाया? और ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है रीमा जी कि शराब की दुकानें तो ज्यादा हो गई, लेकिन 2000 करोड़ का कुछ घोटाला करा और रेवेन्यू दिल्ली सरकार को कमाया? ठीक है, जवाब दीजिए ना। बादल जी और लोकेश जी, आप दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस पर सवाल अकील खान जी से बन रहा है ना, अकील खान जी आप वैसे आ ही गए थे टाइम से, मैं ये जानना चाह रही हूं, संजय सिंह 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मेरे सहयोगियों से क्यों पूछताछ हो रही है, जांच करनी है तो मेरी की जाए, मैं पूरे पेपर्स लेकर के ईडी के सामने जाऊंगा और सारे खुलासे जो है मैं कर दूंगा, पेपर्स दिखा दूंगा। तब तो उन्होंने ताल ठोक कर ये बात कही थी ना संजय सिंह ने। अब जब जांच हो रही है तो ये धरने किस लिए, प्रदर्शन किस लिए? कानून अपना काम ही तो कर रहा है। अकील खान जी। रीमा जी, हाँ, दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी के सबसे भ्रष्ट नेता जो मोदी सरकार है, ये देश को बर्बाद करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को यूज कर रही है, और ये मोदी जी की एनफोर्सिंग डिक्टेटरशिप है। एक भी सबूत अभी तक नहीं दे पाए हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की बेल एप्लीकेशन के ऊपर कमेंट किए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट किए, और मैं ये बोलना चाहूंगा वो कमेंट जो है ना एक बहुत बड़ा तमाचा है मोदी सरकार के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि आपने एक भी सबूत पेश नहीं किया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और ये जो आपका जो केस है ट्रायल पे जाते ही से 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में खलास हो जाएगा, 2 मिनट में इसको बर्खास्त कर दिया जाएगा इस केस को। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कल का, और बिल्कुल लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो ये इसी केस में संजय सिंह जी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। वो तो और भी वीक केस है, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। इसमें तो वो इनके जो गवाह बने हैं, जिन्होंने पहले लिख करके दिया था कि नहीं कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है आम आदमी पार्टी का, और अब उसको जो है उसके 3-4 स्टेटमेंट बदल के अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दिलवाया है उनसे, अरोड़ा साहब से, वो ये है कि ये पैसे दिए, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी ट्रायल हुआ, पैसा कहां गया, किसके पास गया, जरा ये बताइए। इसका भी जवाब नहीं है। सत्येंद्र जैन जी के केस में भी जब जज ने पूछा इनसे कि भाई कहां है, इसका सबूत दीजिएगा, तो ये भारतीय झूठ पार्टी के नुमाइंदे जो हैं कुछ भी नहीं दे पाए। किया क्या? हम तो यहाँ के किंग हैं, हम यहाँ पर जो मर्जी करेंगे, और जज को बदल दिया। ये हमारी डेमोक्रेसी आज की, ये डेमोक्रेसी के जो संरक्षक है ये भारतीय जनता पार्टी आज पावर में है। कल 2024 में ये पावर में नहीं रहेगी, और यही इनको सता रहा है। बहुत बड़ा ये एक सरदर्द हो गया कि मतलब अगर हम नहीं रहे तो हमारे जो इतने करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों के घोटाले हैं इसके अंदर सीधे खुलेंगे और हम लोग जो अंदर जाएंगे। ये इनको दर्द सता रहा है, ये भय सता रहा है, ये भयभीत जनता पार्टी हो चुकी है। 11 लाख करोड़ का जो मोदी जी ने उल्टे हाथ से साइन करके
क्रोनी कैपिटलिस्ट को जो है माफ किया था पैसा, वो किसका पैसा था? अरे सर, जरा इनसे पूछिएगा, जनता की गाड़ी एक साथ नहीं, इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं ना। रुकिए, जवाब एक एक करके बात होगी ना। अकील खान जी जवाब लीजिए निखत अब्बास। धन्यवाद रीमा जी। आ रही हूँ लोकेश जी, जवाब ले लीजिए। अकील जी ब्रेक भी लगाना होता है, हाँ ब्रेक भी लगाना होता है। धन्यवाद रीमा जी। अरे सुनिए अकील जी, अरे सुनिए रीमा जी, क्या मैं बोल सकती हूँ अनइंटरप्टेड टाइम आपसे गुजारिश कर सकती हूँ? अकील जी आपने सवाल पूछा, जवाब सुनने के लिए ही पूछा होगा ना। ना अकील करने के लिए पूछा है अकील जी सेंटेंस में ब्रेक भी लगता है ना। रुकिए, अब सुन लीजिए जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख भी करना है। पूरा टाइम दिया। ओके, इनके जो सफेद झूठ, जितने सफेद झूठ थे सारे सफेद झूठ आपको सफेद झूठ है या सफेद सच है वो सुन लीजिए, जवाब रुकिए ना, चलिए बोलो। सुनिए, इन्होंने क्योंकि हमारी सरकार से, मोदी सरकार से शुरुआत करी कि घोटालों की सरकार है, यही ना, जब पढ़ के नहीं आते तो दिक्कत होती है। आम आदमी पार्टी को बोलिए थोड़ा आपको अलग से एक वो भेज दिया करे रिपोर्ट, तो आप ताकि पढ़ लिया करे ट्रेस। अरे सुनिए देखिए रीमा जी, अकील जी बीच में नहीं, अकील जी बीच में नहीं, मैं रीमा जी ऐसे नहीं बोलूंगी, किसी के ऊपर नहीं बोलूंगी, तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगी, बात करेंगे नहीं तो मैं बोल। अकील जी सुनिए मेरी बारी में, चिल्लाइए मत यहाँ बैठकर, सुनिए मेरी बारी में, आप इन्हें चुप कराइए पहले। रीमा जी मैं इस प्रकार नहीं बोलूंगी। अकील जी एक सेकंड, पहली बात तो कोई पर्सनल कमेंट हुआ नहीं है, दूसरी बात आपने शुरुआत खुद की, आपने सबूत के साथ भ्रष्टाचारी बोला था क्या, सबसे बड़ी दुनिया की भ्रष्ट पार्टी। अब जब वो जवाब दे रही है तो आप सुन नहीं रहे हैं, प्लीज नहीं। अरे चुप हो जाइए अकील जी, इस प्रकार डिबेट को डिले मत कीजिए प्लीज। रीमा जी की डिबेट इस प्रकार नहीं होती है, सभ्यता रखिए थोड़ी। अच्छा अब आप सुनिए, इन्होंने कहा घोटालों की सरकार मोदी सरकार। ट्रेस का सर्वे उठाकर देखिए, रिपोर्ट है 2014 के बाद से, जब से देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और मोदी सरकार आई है, ट्रेस ने कहा है, लिखत में सर्वे है बकायदा कि घोटाले यानी जो जितने भी स्कैम्स थे वो कम हो गए, करप्शन कम हो गए हैं। बात स्पष्ट है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है वहां पर घोटाले नहीं होते, क्योंकि हमारा एक ही फॉर्मूला है, न खाएंगे और न खाने देंगे। अब इनकी सबूत की बात करती हूँ, आपके सबूत मैं बताती हूँ। एडीआर की रिपोर्ट उठा के देखिए, अरे सुनिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट उठा के देखिए, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगी। गुजरात में 62 ऐसे कैंडिडेट है रीमा जी जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, पंजाब में 52 ऐसे कैंडिडेट है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था 53% से अधिक ऐसे कैंडिडेट जिनके खिलाफ करप्शन चार्जेस है, क्रिमिनल चार्जेस है, और अभी जो एमसीडी के इलेक्शंस हुए थे 18%। रीमा जी सबसे अधिक इनके पास जो कैंडिडेट्स है वो क्रिमिनल कैंडिडेट्स है, और पंजाब में भी 25% सीरियस क्रिमिनल क्राइम्स हैं आपके कैंडिडेट के खिलाफ। तो बोलिएगा नहीं, कोर्ट ने कहा है ताहिर हुसैन जिसके समर्थन में आके संजय सिंह आपके जो वसूली बाबा हैं उन्होंने आके प्रेस वार्ता करी थी ना कि ताहिर हुसैन तो मुसलमान है इसलिए फंसाया जा रहा है। ताहिर हुसैन को कोर्ट ने कहा है कि एक्टिव राइटर हैं, ये लगातार दंगे भड़काने का काम करते। 2 विधायक आम आदमी पार्टी के जेल में, क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 2020 में दंगे भड़काने का काम आपके विधायकों ने करा। आपकी महिला नेत्री 7 साल की जेल हो गई उन्हें, क्योंकि उन्होंने दंगे भड़काने का काम किया। सबूत के साथ बात कर रही हूं, सबूत के साथ आपकी तरह इमरतियां नहीं बना रही हूं, इधर उधर बगले में झांकिएगा। अब आ जाइए, अब आ जाइए। अरे रीमा जी 10 सेकंड और, अगर घोटाला नहीं हुआ, अगर घोटाला नहीं हुआ तो मैं नहीं कह रही हूं, कोर्ट ने कहा 140 फोन आप लोगों ने डिस्ट्रॉय क्यों करे, 140 फोन उठाकर आपने क्यों तोड़े, व्हाट्सएप की डिटेल्स आप लोगों ने खत्म क्यों करी, डिजिटल जितना भी एविडेंस था उसको टैम्पर करने की कोशिश आपने क्यों करी। तो कोई पूछ रहा है 144 करोड़ रुपए आप शराब माफियाओं को वेवर देंगे और यहाँ बैठकर हमें मॉरल साइंस दीजिएगा, यहाँ बैठकर हमें मॉरल साइंस दीजिएगा, खाइएगा खिलाइएगा। 3-3 करोड़ संजय सिंह जी खाकर बैठ गए हैं बिना टक्कर लिए हुए, और उसके बावजूद यहाँ पर हम आपका मॉरल साइंस सुनेंगे। पूरे देश के अंदर बिजली पानी देखिए अकील भाई व्यक्तिगत आपसे कोई मतभेद नहीं, लेकिन अगर उस पार्टी को समर्थन देंगे जो लगातार आम आदमी की वेशभूषा में दिल्ली की जनता को लूट दिया है, गद्दों में पैसे भर दिया है, तो मैं यहाँ आपको बोलने नहीं दूंगी। कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये मेरे को इसीलिए नहीं बोलने देना चाह रहे क्योंकि इनको तो ऑर्डर है सख्त ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर की, भैया बोलने मत देना, जनता को पता चल जाएगा रे, भांडा फूट जाएगा, यहाँ भांडा फूट रहा है। ठीक है
अरे अकील आप जी, अगर सबूतों के साथ अकील बात जी, करते तो वो- आज मुझे वो नहीं तथ्यों सुनिए पर रीमा बात जी, कर रही है ना। रीमा जी मुझे ये बताइए अगर इतने साफ हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कोर्ट भी कर रहा है क्या? पिछले 1.5 साल से आपके जो हवाला बाबा है सत्येंद्र जैन वो जेल में बेल नहीं मिली, रिजेक्ट हुई है। मनीष सिसोदिया जो आपके नशेड़ी बाबा है उन्हें पिछले 8 महीनों से बेल नहीं मिली है। और संजय सिंह जो वसूली बाबा है उसका भी बादल ने कहा है, बादल ने कहा है कि ईडी इसको अपनी गिरफ्त में ले और सवाल जवाब पूछे। ओके बादल देवनाथ थे आप सबका बादल देवनाथ जी, ओके मैं बादल देवनाथ जी फिर उसी मुद्दे पर आती हूँ। ममता बनर्जी का अरे एक जाइए ट्वीट- सबूत लेकर आइए अरे पहले। रुकिए, आप दोनों की थोड़ा सा शांति। बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी का एक भी ट्वीट नहीं दिखाई दिया है आम आदमी पार्टी के समर्थन में। अगर समर्थन में वो हैं तो खुलकर आने में क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में आखिर? अभिषेक बनर्जी की रिहाई, अभिषेक बनर्जी का धरना, अभिषेक बनर्जी तमाम बस 1 पॉइंट एजेंडा दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। उससे पहले मैं मेरा मैडम जो बैठे हुए मैं इनको जानता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता, तो इतना गुस्सा क्यों मैडम? तो दिल्ली की जनता का पैसा खाइएगा, अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार करिएगा तो अच्छा, माफ हो गया। करिएगा, देश की नागरिक तो को पानी भारतीय पीने- हूँ, बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा और गुस्सा दिखाया भी जाएगा अच्छा, क्योंकि पानी- देश की सच्ची नागरिक अच्छा, को इनको आपकी थोड़ा तरह पानी राजनीतिक दीजिए। यहाँ पर दुरुपयोग नहीं करते अपनी पावर का हम लोग, तो बुरा तो लगेगा कोई ना। बिस्किट- हमारा टैक्स का कोई पैसा बिस्किट खाइएगा लॉजेंस, तो दर्द तो कोल्ड ड्रिंक- होगा हमें। अच्छा ओके चलिए। कोई लॉजेंस है तो दे दीजिए। अरे थोड़ा दिया सा। कानों में रुई डाल बादल जी, पॉइंट पर आइए ना बादल जी। कानों में से रुई ऐसे निकालिए, पॉइंट पर आइए बादल जी। और मेरी बात ठीक सुनिए। है, एक बादल बादल जी, जी पॉइंट पॉइंट पर पर आइए वो तो please। दीजिएगा। निखा जी एक यहाँ पर ठीक है, बादल जी पॉइंट होइएगा। पॉइंट पर रहते हैं, मैं पॉइंट पर रहते व्यक्तिगत हैं। अगर चिट्ठे खोलने लग गए तो पॉइंट आप पर, बता जाएगी पॉइंट पर। सबको। अच्छा मैं बोलूं जी थोड़ा सा, बादल जी, एक मिनट। पर्सनल कमेंट मत मैडम, कीजिए और एक पॉइंट मिनट। पर आइए जी। हाँ बिल्कुल मैडम, आपने 20 मिनट चर्चा किया, उस विषय में पहले 30 सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद ये अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का ट्वीट के बारे में संजय सिंह का गिरफ्तार के बारे में बोल दूंगा मैं। देखिए ये अदानी कौन है? अदानी के साथ मोदी जी अमित शाह जी का रिलेशन क्या है? अमित शाह का बेटे जैसा, जिसके पास 3 साल पहले 5,000 रुपया बैंक में नहीं था, अब बीसीआई के सेक्रेटरी होने के बाद 200 करोड़ रुपया उसका बैंक खाते में है। आप जानते हैं इस विषय में? तीसरा, राजनाथ सिंह का बेटे आकाश चोपड़ा कौन है? तीसरा, आकाश चोपड़ा, कैलाश विजयवर्गीय का बेटे, मैं नाम ले रहा हूं, कैलाश विजय के बेटे। आकाश जानते हैं चोपड़ा इनको? कौन है? सुनिए अडानी कौन है? ठीक है, अम्मी ठीक है, आकाश जानी शर्मा, मैं आकाश बताती शर्मा, हूँ। sorry, ममता आकाश बनर्जी शर्मा का 5,000 बेटे। करोड़ का आकाश निवेश चोपड़ा नहीं है कौन है? वेस्ट बंगाल में। आकाश 10,000 करोड़ का निवेश नहीं है वेस्ट बंगाल में। एक मिनट सुन लेते हैं। अडानी दूसरा। इतने बड़े चोर थे तो कहा दूसरा। इतने कटोरा लेकर कि आइए और दूसरा। हमारे प्रदेश में अरे निवेश मैडम, करिए सुनिए ना मैडम, ताकि यहाँ पर जलन क्यों हो रहा डेवलपमेंट है? और विकास हो सके। दूसरा क्यों कर रहे हैं? मत बोलिएगा अडानी सुनिए जी के ना, बारे में, मत सुनिए ना। बोलिएगा। यहाँ फिर सुनिए, वही बोलने दीजिए। फिर वही मैडम, यहाँ बोलने सुन दीजिए। लेते हैं निखा जी, सुनिए ना, निखा जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, राफेल में नहीं। 3,000 ऐसे पूछिए ना 10,000 करोड़ ओके, 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 पहले उनको बोलने दीजिए फिर जवाब लेंगे। राफेल में इसका जांच कौन करेगा? राफेल चुटकी जो हुआ उसके बारे में जांच कब होगा? 36,000 राफेल? करोड़ रुपया। सुनिए ना, और सुनिए, पीएम केयर्स फंड, की बोलची पीएम केयर्स फंड, दादा की तीसरा, बोलची गुजरात में आप कुछ लाखों करोड़ रुपया का ड्रग आप मिलता है। समझ नहीं पा रहे हैं क्या? गुजरात में लाखों बादल देवनाथ करोड़ जी। का ड्रग मिलता है। तीसरा, हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम, इसके खिलाफ शारदा रोजगारी का करोड़ रुपया का घोटाला है, स्कैम है। ये भाजपा में ज्वाइन करने के बाद दादा सीएम रतिन बन घोष गए। के बारे में बात करिए ना। पता सुनिए ना, रतिन घोष के बारे में बात करिए ना। कितना पैसा खाए हैं? कितना सरकार को गिराने के लिए, अरे दादा क्या, गिराने के लिए अरे असम दादा में इधर उधर 40 की बातें कर रहे हैं। आज घोटालों पर चर्चा हो रही है आपके, हम घोटाले यहाँ पर खोल रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सुनिए ना, रतिन घोष एबीएस इन्फोजोन के साथ मिलकर क्या जॉब्स में घोटाला नहीं करे हैं? ईडी रेड मारिए ना। पेट्रोल पंप 30 के 100 के ऊपर ट्रॉलर और 30 होटल है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के विरोधी लीडर भाजपा के, अब और कितना सुनेंगे? रीमा जी क्या बोल रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान, अरे सर पॉइंट क्या है बादल जी? पॉइंट क्या है बादल जी? मैं नहीं समझ पा रही ना। खुद ही समझ आ जाए तो पॉइंट क्या है आपका? बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का बात कर रहे हैं, हाँ। राहुल जी का बात, एक सब घोटाला। अरे बोलना क्या चाहते हो दादा? कितने सारे नाम ले रहा हूं मैं, ठीक है। और भी नाम ले रहा हूं। ओके जोगी जी,
समझ गए आपका पॉइंट समझ गई। ये सब जो आपने नाम लिए उसका जवाब लूंगी, लेकिन ठीक है समझने का जरूरत है। मैं एक एक करके नाम बोल रहा हूँ। मैं आपने बोल दिए नाम, आधे नाम गलत थे उसमें। दादा हम तो एक ही नाम लोकेश के बारे में बोलिए ना। लोकेश जिंदल, ओके, इंडिया के नाम पे, डिजिटल इंडिया के दादा नाम पे, ठीक है, सिंफोजोन, नाम पे, जॉब्स घोटाला, नगर पालिका में रिक्रूटमेंट का घोटाला, एक एक करके सर रुकिए ना, एक एक करके बात करते हैं। लोकेश जिंदल के बारे में हो, और ये भी अभिषेक बनर्जी के बारे में मैं बोल रहा हूं। मैं अभिषेक बनर्जी उसका माँ को बुला रहा है, उसका पिताजी को ईडी बुला रहा है, उसका बीवी को बुला रहा है। क्या किया उसका बीवी ने? उसका बीवी तो घोटाला किया दादा, घोटाला। अभिषेक बनर्जी के बेटे को क्यों बोल रहा है? एक 3 साल का बेटे, 9 साल का बेटी, उसको बुला रहा है ईडी ने। अब जानते हैं क्या कर रहा है ईडी? सीबीआई का काम क्या है? तंग करना। करप्शन कौन कर रहा है? हाईकोर्ट क्या राय दिया यहाँ पर बंगाल में? एक 31 दिसंबर के अंदर पूरा जांच खत्म करना होगा। 19 महीने से जांच चल रहा है, ओके, तो अभी तक कुछ नहीं मिला। ओके, पुलिस के खिलाफ आज तक कुछ नहीं मिला। क्या मिला है सर मैडम? जांच चल रहा है, ये क्या हो रहा है? बादल देवनाथ जी 3 दिन से दफ्तर से, प्रधानमंत्री का दफ्तर से ईडी सीबीआई। अच्छा देखिए, इस सब बहस के बीच में एक भारत ने फिर से मिसाल कायम की है। पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीत लिया है। फाइनल में भारतीय टीम ने जापान को 5-1 से हरा दिया है, और जिस तरह से पिटारे में लगातार अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारत ने एशियन गेम्स में जो लगातार चल रहा है, 22वां स्वर्ण पदक है जो कि एशियाई खेलों में आज भारत को मिल गया है। पुरुष हॉकी टीम ने यह स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो भारत ने हॉकी में परचम लहराया है। पुरुष हॉकी टीम ने यह स्वर्ण पदक जीता है, और मेडल तालिका में लगातार भारत इस बार अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ फाइनल में भारतीय टीम ने जापान को 5-1 से हरा दिया है। तो हर भारतवासी के लिए इस वक्त खुशी की एक खबर, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है भारत ने। एशियाई खेलों में भारत ने फिर से हॉकी में अपना परचम लहरा दिया है। 5-1 से जापान को हराया, स्वर्ण पदक जीता, और एक एक कर हर रोज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एशियाई खेलों में लगातार जो भारत का ग्राफ है, और इस बार तो गोल्ड पर गोल्ड लगातार भारत की झोली में। और एक बार फिर से बताया, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यह स्वर्ण पदक जीता है। जीत के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी में यह परचम लहराया है। हर भारतवासी के लिए इस वक्त हमारे साथ निखत अब्बास मौजूद ही है। मैं निखत आपसे जानना चाहूंगी कि ये इस खबर पर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और मैं आप ही के चैनल से, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़े आपका शो है रीमा जी, आप ही के चैनल से सभी भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और साथ ही साथ शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। हमारे निखत हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हमारे साथ, मुकेश शुक्ला। मुकेश, लगातार पदक तालिका में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार दिखाई दे रहा है, एक और गोल्ड। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय दल ने इस बार एशियन गेम्स में परफॉर्म किया है, आश्चर्यजनक प्रदर्शन रहा। 100 का आंकड़ा लेकर के हम लोग चले थे कि हमें 100 के आंकड़े को पार करना है, लेकिन हम धीरे धीरे उसके करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। और जो ये गोल्ड मेडल हॉकी का है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले हमने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, लास्ट ईयर ब्रॉन्ज था, इस बार फिर से हॉकी टीम ने जो कर दिखाया है, ये मुकाबला 5-1 से जीता। और आप देखिए कितना शानदार पूरे टूर्नामेंट में खेले हैं। जापान से ही उनको थोड़ी बहुत ग्रुप स्टेज में टक्कर मिली थी, नहीं तो कोई भी टीम उनके आसपास नहीं फटक पाई। किसी को 16-0 से हराया, तो किसी को 16-1 से हराया, पाकिस्तान को 12-2 से रौंदा। तो ये दिखाता है कितना डिटर्मिनेशन है, कितना बदलाव है हॉकी में। और अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लोगों से, आम पब्लिक से बात कर रहा था, उनसे रिएक्शन ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि पहले हॉकी टर्फ हुआ ही नहीं करते थे, 1-2 टर्फ होते थे, अब हर जगह आपको एक अच्छा टर्फ मिलता है। बैंगलोर साइंस सेंटर में इतना शानदार पूरा का पूरा इंतजाम है हॉकी को लेकर के। हॉकी टीम अपना कैंप लगाती है। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, इतना पुराना स्टेडियम है जहां पर बहुत शानदार हॉकी टर्फ है। तो ये तमाम चीजें दिखाता है कि खेलों में किस तरह से बदलाव हुआ, खेलों में सुविधाएं मिल रही हैं।
टॉप के माध्यम से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गोल है उसके माध्यम से। अभी हम एक बाइट सुन रहे थे जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि अनाउंस करी है। तो ये दिखाता है कि खिलाड़ियों को खेलने से क्या क्या फायदा होने वाला है, कितना बड़ा उनके जीवन में बदलाव आने वाला है। और ये जो मुकाबले हैं ये अपने आप में कहीं ना कहीं उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। राम बाबू की एक स्टोरी हमने अभी चलाई थी, दिखाया था कि वो मनरेगा से उनको कितना फायदा मिला। एक मजदूर होकर के वो एक एशियन गेम्स में आते हैं और पदक लेकर के जाते हैं, यानी सरकार उनको भी मदद करती है। हर एक खिलाड़ी पर नजर है, गांव-गांव तक कैंपेन चलाया जा रहा है, बड़ी बात है। बिल्कुल मुकेश, और इसीलिए लगातार जिस तरह आपने कहा कि इस बार सोचा हुआ था कि कहां तक जाना है, तो अभी रिकॉर्ड कहां तक बनाने की उम्मीद लग रही है? देखिए अभी तो बस कुछ ही इवेंट्स बचे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने 100 के पदकों का एक अपना कैंपेन चलाया था कि हम उस तक जाएंगे, भले ही हम उसके आसपास भी रुके, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है। पिछली बार हमारे पास सिर्फ 16 गोल्ड थे, 70 पदक थे, इस बार हमारे पास 22 गोल्ड हो गए। और आप देखिए पदकों की फहरिस्त 90 के आंकड़े को पार करके दनादन आगे भागती जा रही है। आपकी झोली में हर दिन मेडल आ रहे हैं और ऐसे कई जगह आए। देखिए हॉकी से तो एक टीम कॉम्बिनेशन में खेलती है, लेकिन एथलेटिक्स में 4x400 में आप मेडल जीते हैं, 5000 में आप जीते हैं, जहां पर आपको पारुल चौधरी मेडल दिलाती हैं। कभी तो वो एक दिन पहले 3000 स्टेबल चेस में मेडल लेती हैं, सिल्वर, और अगले दिन ही गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा और उनके साथ जिस तरह से उनके सहयोगी ने वहां पर किशोर जाना ने फिनिश किया, आप देखिए गोल्ड और सिल्वर। तो ये दिखाता है इंडिविजुअल कैंपेन। और जाहिर तौर पर लगातार जो हर भारतीय देख रहा है कि चाहे वो एशियाई खेल हो या कोई और खेल, सभी में इस वक्त भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और इसीलिए गोल्ड ही गोल्ड झोली में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपने तमाम जानकारी दी। और इसीलिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिसने कि स्वर्ण पदक जीता है। हम लौटते हैं जरा वापस अपने मेहमानों की तरफ। और निखत अब्बास, आपने जो जवाब दिया, मैं जरा महेश चौहान जी को अब लेकर आना चाहूंगी डिबेट में, क्योंकि महेश चौहान जी एनसीपी को लेकर तमाम सवाल खड़े होते थे और हम लगातार देख रहे हैं कि ये भी आरोप लगे कि पहले एनसीपी में जो लोग थे वो जब अब इधर आ गए तो फिर बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं शरद पवार जी, इस पूरे मामले पर आप लोगों का रुख क्या है? क्योंकि अजीत पवार तो आप ही की पार्टी में थे ना पहले, छगन भुजबल जी भी, तमाम लोग। देखिए रीमा जी, पहली बात तो ये है कि अभी हम भ्रष्टाचार की बात कर रही है। ये कल ईडी ने जो आम आदमी के लोगों को अरेस्ट की उनके बारे में बात करिए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी सिसोदिया के बारे में की उनके बारे में बात कर रहे हैं और उस अनुषंग के हिसाब से ये अभी सवाल निर्माण हो रहा है। पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि अगर किसी ने कुछ भ्रष्टाचार किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और ये सब जुडिस है, इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सवाल जैसे कि अभी आपने पूछा, सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये कार्रवाइयां सिलेक्टिव क्यों होती है, जैसे कि विपक्ष पर ही क्यों होती है। अभी आपने जो सवाल पूछा, हमारे पार्टी में जो अजित पवार और छगन भुजबल जी, इनका नाम आपने लिया। सभी को पता है कि 2-3 महीने पहले एक भोपाल में सभा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारी बातें की थी। उसमें उन्होंने एनसीपी का नाम लिया था। एनसीपी का नाम लेने के समय उन्होंने सिंचन घोटाला के बारे में बात की थी, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के उसके घोटाले की बात की थी। इसके आरोपी कौन थे? उन्होंने कहा था कि जो भी एनसीपी पूरी भ्रष्टाचारी है, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको जेल में डालेंगे। ये कहने के बाद 3 दिन में अगर अजित पवार, छगन भुजबल और बाकी के लोग जिनके ऊपर आरोप बीजेपी करती रही, उनको वो अपने साथ सरकार में बिठा लेते, उनका शपथ विधि होता है, उनको मंत्री बनाया जाता है, उनको अच्छे पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, तो ये फिर डाउट प्रधानमंत्री जी के ऊपर इसलिए आता है कि फिर क्या वो जो बोलते हैं कि ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, लेकिन जो खाने वाले हैं, जिनके ऊपर जम के आरोप किए, उनको हमारे साथ बैठने दूंगा, ये अगर उनका रवैया है तो वो गलत है। अभी हम ये पूछना चाहते हैं, 2 सवाल है इधर, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा 2 सवाल है सिर्फ। अगर जो बीजेपी ने आरोप किए थे वो अगर सही थे तो फिर उन्होंने अजित पवार और उनके बाकी सहयोगियों को उनके साथ सरकार में क्यों लिया? अगर वो आरोप गलत थे, क्योंकि अगर उन्होंने सरकार में लिया, वो भ्रष्ट नहीं है, तो उनको सरकार में लिया, अगर ऐसा उनका कहना है,
तो फिर उन्होंने एनसीपी की और भारत के जनता की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठे आरोप इतने दिन एनसीपी और उनके सहयोगी पर किए। तो ये हमारा सवाल। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ईडी या सीबीआई की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले क्रिमिनल केसेस की बात हो रही थी। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें, एडीआर देखें, तो बीजेपी के 100 से ज्यादा एमपीज, सांसद के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। क्या उनकी भी इंक्वायरी हो रही है? या ईडी या सीबीआई या पुलिस, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है, उनकी इंक्वायरीज कर रही है? नहीं कर रही है। तो यही तो बेसिकली प्रॉब्लम है। ठीक है, निखत अब्बास जी जवाब दीजिए। बिल्कुल रीमा जी, इन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए। पहले तो मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाहती हूं कि अजीत दादा जब इनके गुट में थे, जब इनके साथ थे, तो इन्होंने जो कहा कि वो भ्रष्ट हैं, ये मानते हैं कि भ्रष्ट हैं या नहीं है? पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिएगा। इससे पहले ये कुछ और बोले, मैं जवाब दे देती हूं। आप मुझे एक नेता बताइए रीमा जी, और इनसे पूछिएगा, एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले जिसके खिलाफ आरोप थे और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी ने केसेस खत्म करे हो। अरे ईडी इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑनरेबल कोर्ट संज्ञान लेगा, भारतीय जनता पार्टी या सरकार तो सजा सुनाएगी नहीं। इन्वेस्टिगेशन का काम है ईडी का, संज्ञान लेने का काम है कोर्ट का, सजा सुनाने का काम है कोर्ट का। कोई सही है या गलत है, अक्यूज है या नहीं है, ये तो कोर्ट ही करेगा। और कोर्ट ही ने, तो मैं वही कह रही हूं ना, अरे सुनिए ना, और कोर्ट ही तो लगातार कह रहा है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी, कोर्ट लगातार कह रहा है सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिलेगी, कोर्ट लगातार कह रहा है संजय सिंह को ईडी की गिरफ्तारी में अभी आना चाहिए, क्योंकि सवाल जवाब पूछने चाहिए, क्योंकि हमेशा हो रहा है यहाँ पर पैसों का लेन देन तो हुआ है। कांग्रेस पार्टी कह रही है क्या शराब घोटाला तो हुआ है, तभी अधिकृत प्रवक्ता क्या नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि इनको पता है कि पार्टी लाइन ही नहीं है। सुनिए, अरे अकील साहब, आप फिर पूछ जाते, मुझे बताइए। अच्छा सुनिए, मेरे पास 2-3 सवाल है। अच्छा 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। अरे अकील भाई, मुझे ये गलत समझा दो। अरे सुनो ना अकील भाई, सुनो ना, फिर देखिए रीमा जी बीच में बोल रहे हैं, फिर मैं इन्हें कुछ बोल दूंगी तो अकील जी, सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, लिखा जी, एक मिनट, अकील जी, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, अरे अकील जी सुनिए तो सही, अकील जी बोलना तो अकील जज को बोलो ना कि अरे तुम झूठ बोल रहे हो। अकील जी रुकिए, जज को क्यों नहीं बोलते हो? अरविंद केजरीवाल एक मिनट रुकिए कर रहा है, जो कभी भी किसी सरकार ने नहीं लिया। 1,76,000 करोड़ आपने आरबीआई से क्यों लिया? अरे 2,000 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ दिल्ली सरकार में, जब शराब की बोतलें आपने एक साथ बहुत सारी बेच दी थी? आपके पास मैं जवाब तो नहीं पूछ रही हूँ, 140 फोन आप लोगों ने काहे तोड़े? एविडेंस को टैंपर क्यों करा, बताओ ना। अकील खान जवाब नहीं कर दोनों को म्यूट कीजिए, जवाब नहीं दे रहे हैं। अकील जी को म्यूट कीजिए जरा। अकील जी आप म्यूटेड, एक मिनट रुकिए। अकील जी, एक तो आप म्यूटेड है, और दूसरा मैं ये बता दूं, महेश चव्हाण जी ने एक सवाल पूछा, निखत अब्बास उसका जवाब दे रही थी, आपने फिर उन्हीं के सवाल को रिपीट किया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। महेश चव्हाण जी के सवाल का जवाब दे रही है ना, वो वही सवाल आप पूछ रहे हैं। दो लोग सवाल पूछेंगे और जवाब तो सुनिए पहले, जल्दी से निखत अब्बास। ओके, वो दे रही थी जवाब, आप बीच में कूद पड़े ना। रुकिए एक मिनट, रुकिए चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं चलिए। ओके, लो पहले अकील जी कहीं तो फुल स्टॉप लगाया करें, कहाँ परेशान है, कहीं लगाया करें आप। सुनो, म्यूट कीजिए। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला है, हाँ वो बोल रही है, जवाब सुनिए जल्दी से। अच्छा बताओ, मनीष सिसोदिया के केस में वहीं पर बात आ जाती है, अकील खान बीच में मत कूदना, और इतना कूदना तो जाओ कोर्ट में जाके कूदो और कोर्ट से पूछो, सवाल करो जज से, अरे क्यों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बेल नहीं दी, मुझसे मत पूछो, ये कोर्ट ने करा है, मैंने नहीं करा। खैर, लेकिन मनीष सिसोदिया की बात पे आ जाते हैं। मुझे बताओ, 3 करोड़ के घोटाले में संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए खाए। मनीष सिसोदिया के घर पे दिनेश अरोड़ा खुद आया, संजय सिंह ने बुलवाया, वहां पर सांठगांठ करी एक्साइज डिपार्टमेंट से। जो आप लोगों का केस चल रहा था दिनेश अरोड़ा के खिलाफ, उस केस को रफा दफा करवाने का काम किसने करा? इसलिए तो वसूली बाबा कह रही हूं। सत्येंद्र जैन ने लेन देन करा, ये तो कोर्ट ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। शराब में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ, ये कोर्ट ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। पैसा 144 करोड़ शराब माफिया को बांटा गया, ये मैं तो नहीं कह रही हूं, ये तो पता ईडी की कार्रवाई में आया है। कोर्ट कह रहा है कि हाँ भाई इधर उधर घोटाले हो रहे हैं, तो ये मैं तो कह ही नहीं रही हूं। आपको क्यों, मेरे से क्यों खुन्नस निकाल रहे हो?
इतना दम है, इतनी हिम्मत है तो अपने वकील को बोलो ना जाके कोर्ट में बात करेगा। ठीक है, ओके। महेश चव्हाण जी, नहीं सुनिए, महेश चव्हाण जी का एक पॉइंट था ना, एक पॉइंट था उनका, महेश चव्हाण जी का एक पॉइंट था, उन्होंने एक सवाल जो खड़ा किया, पहले उस पर जवाब लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपका सवाल उनका दोहरा दीजिए, अकील भाई चिल्ला रहे थे। तो महेश चव्हाण जी का ये सवाल था कि लगातार वही लोग क्या अब अपना स्टैंड बीजेपी चेंज कर रही है उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ पहले केसेस थे? मैं तो कह ही नहीं रही हूं, मैंने क्या कहा रीमा जी, मैं तो लगातार इस बात को कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ कोर्ट कह देगा कि यह गलत है और उसने घोटाला करा तो डालिए ना सलाखों के पीछे। हम इनकी तरह नहीं है, हमें पता है जो घोटाला करता है वो आंदोलनकारी नहीं होता है। हम उसके खिलाफ आके वहां पर प्रदर्शन नहीं करते उसके समर्थन में, हम उसे कहते हैं ले जाओ भैया जेल में डालो, ना खाएंगे ना खाने देंगे, लगातार इस बात को कहा। लेकिन अब इनके कुछ सांसदों की बात करते हैं। अब सुनिए मेरी बात। हाँ। इन्होंने कहा अरे सुनिए ना, 2 दिन से बड़ी रेड हो रही है, हमने सबने देखा। इन्हें चुप कराइए प्लीज रीमा जी, ये ना बड़े एक मिनट ये आपने जो जवाब दिया है उसका सबके काउंटर क्वेश्चन है आपसे निखत जी। मैं इनके कानों में चुभ महेश चव्हाण जी को जवाब मिल गया, लोकेश जिंदल पहले और उसके बाद मेरे 2-3 सवाल एक एक करके बात करते हैं। लोकेश जिंदल नहीं ला दे रही है रीमा जी। बादल जी, लोकेश जिंदल। निगत अब्बास जी, आप भाजपाई होने से पहले भारतीय हैं, तभी तो बुरा लग रहा है कि आप भारत की जनता का पैसा खा रहे हैं। बीच में नहीं, एक मिनट। और अगर कोई भी बात गलत है उसे गलत आपको कहना चाहिए। कौन सी बात? देखिए, अभी आपने ईडी की बात की। आप जानती हैं ईडी के पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को स्पेशल पावर दी जाती है अरेस्ट के लिए, सर्च के लिए, सीजर के लिए, जो कि सीआरपीसी से अलग है। भाजपा क्या करती है कि अगर विपक्ष के नेता के खिलाफ ईडी है तो तुरंत अरेस्ट करवा दिया जाता है। लेकिन हसन मुशर्रफ की अगर मैं बात करता हूं, जिनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिन्हें अरेस्ट किया जाना वाला था, लेकिन जैसे ही वे मंत्री शपथ ले लेते हैं, भाजपा के साथ मिल जाते हैं, उनकी अरेस्ट नहीं होती। प्रश्न ये खड़ा होता है कि किस आधार के ऊपर ईडी अरेस्ट करती है, किस आधार के ऊपर ईडी कार्रवाई करती है, ये राजनीतिक हो चुका है। कोर्ट ने तो ये सवाल नहीं पूछा जो आप पूछ रहे हैं। आप कोर्ट से बड़े हैं, जज से बड़े हैं, कोर्ट ने तो ये सवाल नहीं पूछा। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, तब भी आपको आफत आती है। मेरे तो 2-3 सवाल है, आप सवालों का जवाब ही नहीं देते हैं। अरे आम आदमी पार्टी तो खुद छाती पीट कर कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हो रहा है उसको ईडी को बोलो कि गिरफ्तार करेगी। वहां के मुख्यमंत्री को बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला। रुके मेरी बात को, उनके बयान को खारिज कर दो। अपनी बारी में एक तो देखिए सवाल पूछे। निखत अब्बास को इसलिए बार-बार बीच में बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप 4 लोग इंडी गठबंधन के हैं ना, और सबकी जो सुई है और सबकी जो नजर है वो निखत अब्बास के जवाब पर है, तो उनको बीच में बोलना ही पड़ेगा। उनको तो बोलना पड़ेगा ना बीच में, क्योंकि 4 तरफ से जो तरफा बौछार है आप उनके ऊपर कर रहे हैं, तो जवाब तो बनेगा फिर। बस फिर हम लोग चुप हो जाते हैं, इन्हीं को बोलने दीजिए। बिल्कुल सही है लोकेश जिंदल, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो जनता को सच बता दूंगी, जनता तक सच पहुंच जाएगा। एक मिनट आप लोग एक कॉमेडी सीरियल मत चलाइए प्लीज यहाँ पर। अरे ये चला रहे लोकेश ये खुद ही अपनी बात जाकर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपनी बात मत कीजिए। ये कोई संसद भवन नहीं है ना जहाँ पर आप लोग ऐसा मौन व्रत रख करके बैठेंगे। डिबेट में आए तो डिबेट कीजिए। लोकेश जिंदल बोलिए। देखिए, सर्वप्रथम निगत अब्बास जी, आप दूसरों की भी बात सुने। सुनाइए। अच्छा, बीच में नहीं, अब कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। निखत जी, आप भी बीच में नहीं बोलेंगी, कोई किसी के बीच में नहीं। लोकेश जिंदल कंप्लीट कीजिए। देखिए जी, प्रश्न बहुत सीधा है कि ईडी का रवैया जब विपक्ष के नेताओं की बात होती है तो बहुत अलग होता है, लेकिन जब वही नेता जिसके खिलाफ ईडी ने कड़ा रुख किया था, जैसे वो भाजपा में शामिल हो जाता है, ये रुख जो है बहुत नरमा जाता है। लोकेश जी, इसी का जवाब तो उन्होंने अभी दिया, इसी सवाल का जवाब दिया अभी उन्होंने। बादल जी, बादल जी, क्योंकि सवाल इंटरकनेक्टेड है। ओके, इसी का जवाब दिया था वैसे बादल जी। ओके, बादल जी, इन्होंने केवल गुमराह किया। ठीक है, बादल जी बोलिए ना। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। निकात बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें निकात और बोलो। अरे बादल जी, क्या है ये सब? लग गई तो यहाँ पे सब तितर-बितर हो जाओगे। क्या रहा है ये बादल जी? फैल जाओगे सब। नहीं, दिस इज नॉट डन। ये गलत तरीका है। मैं बोलूंगी तो बोलना चाहते हैं तो बोलिए, वरना ऐसे क्यों फ्रेम में बने हुए? मैं एक ही सवाल करूंगा। निखत, मेरा एक सवाल का आंसर दे दो। मेरा भी एक ही है। कैग का रिपोर्ट है, अमित शाह का दफ्तर में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ। 42% लोग जो अमित शाह का दफ्तर में रहते हैं
उसका घोटाला किया, उसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन है, कैग का रिपोर्ट है, इसके ऊपर कोई आंसर है? ठीक है, अरे जवाब सुनिए, दादा सुनो, दादा सुनो, दादा सुनो, दादा सुनो मेरी बात। अच्छा सुन लिया दादा, हम सुनिए आपकी बात, सुनिए ना रीमा जी, मैं जवाब दूं, स्पष्ट सवाल है, स्पष्ट जवाब देना चाहती हूँ। जवाब सुन लीजिए, जवाब सवाल का और लोकेश जिंदल दोनों का जवाब। ओके, जवाब ठीक है, सुन लिया सर, आप रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रुकिए ना, आप रिपीट कर रहे हैं, जवाब सुनिए। आपको क्यों गुस्सा हो रहा है? आप रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज को बार बार, आपने बोला, आप जवाब सुनिए ना। अरे इन्हें म्यूट करिए, मेरा जवाब में जवाब दीजिए। रीमा जी ने बीच में मत बोलने दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपको बात बताना। लोकेश जिंदल ने जो सवाल उठाया और बादल जी ने, बोलो यूपी में, अरे बोलने तो दीजिए दादा सुनिए, बादल जी क्या है ये, बोलने दीजिए ना, एक मिनट बोलो। हाँ बादल भाई सुनिए। अच्छा दादा सुनो, ठंडे पानी खाबो, सुनो मेरी बात सुनो ना। अरे रीमा जी ने बोलिए ना, मैं जवाब स्पष्ट जवाब की बात रखिए, निखा जी सुनिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। अब सुनिए मेरी बात। जब ये लोग भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, इन्हीं के घटक दल जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं कोर्ट का, तो अगर हमारे खिलाफ कोई केस है तो जाइए दरवाजा खटखटाइए कोर्ट से सवाल पूछिए। अब इन्होंने एक और बात करी, अरे सुनिए, मेरे को ऐसे डिस्टर्ब मत करिएगा। इन्होंने एक बात बोली कि रवैया ईडी का बदल जाता है। अब 3 मुख्य लोगों की मैं बात करूंगी रीमा जी, जिनके ऊपर रेड हुई, अभी हाल ही में हुई। अरे सुनिए, कर्नाटक के अरे सुनिए, देखिए रीमा जी, इस प्रकार नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूं, 30 सेकंड में। बादल जी ऐसे डिबेट नहीं होती है, बादल जी ऐसे डिबेट नहीं होती, बादल जी 2 लोग एक साथ बोलते हैं तो डिबेट नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है डिबेट। दर्शकों को बंगाल की सरकार नहीं है यहाँ पर, ये रीमा जी की डिबेट है, यहाँ ऐसे डिबेट नहीं होती है। मेरा बंगाल सवाल पूछा, उसका जवाब देने का काम होता है, जवाब सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। बंगाल की सरकार एक दूसरे की आवाज दबाने का काम करती है, रीमा जी की डिबेट में ये नहीं होता है। रीमा जी अब आपकी जिम्मेदारी, आपने म्यूट करके मेरे को सवाल के जवाब। बादल जी आप कहना क्या, एक सेकंड बादल जी, पॉइंट क्या है आपका, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपने एक सवाल उठाया, वो जवाब दे रही है, फिर आप बोले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। रीमा जी इस प्रकार की डिबेट आपके यहाँ नहीं। बादल जी को म्यूट कीजिए बादल जी को, मुझे नहीं समझ आ रहा है बादल जी आपका पॉइंट क्या है। आपने एक सवाल कैग की रिपोर्ट पर खड़ा किया, लोकेश जिंदल ने एक ईडी की कार्रवाई पर खड़ा किया, वो जवाब दे रही है तो सुनना नहीं है। अब ईडी की कार्रवाई पे मैं स्पष्ट सवाल दूंगी, लोकेश जी बीच में मत बोलिएगा, मेरी बात का मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, फिर मेरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा। 3 मुख्य लोग रीमा जी, जिनके संजय सिंह के अलावा, वसूली बाबा के अलावा, जिनके घर पर रेड हुई, एक तो है कर्नाटक के मंजूनाथ जी। अब इनके खिलाफ जब रेड होती है तो ये कहते हैं कि हाय तौबा, ईडी ने रेड कर दी सेंट्रल एजेंसी। 2014 की बात मैं याद दिला देती हूँ, किसकी सरकार थी वहां पर, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, और कर्नाटक की पुलिस ने मंजूनाथ को गिरफ्तार किया था। क्यों गिरफ्तार किया था? इसीलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्होंने गोल्ड लोन का स्कैम किया था, जिसकी वजह से एक बैंक ने 62 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। ये पहली बात नहीं, इनका इतिहास ऐसा है। दूसरी बात, अरे दादा की, अरे सुनिए ना, दादा की सरकार में रतन घोष, सुनिए ना, अरे आप बता रहे हो कि ईडी की कार्रवाई अलग हो जाती है, मैं जवाब दे रही हूँ। सुनिए, रतन घोष लगातार एबीएस इन्फोजोन के साथ डीलिंग करते आए हैं, नगर पालिकाओं में जो रिक्रूटमेंट के आधार पर पैसा लेते आए हैं, और एबीएस इन्फोजोन का मालिक अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। ये पहला केस है, मैं तो नहीं बता रही हूँ, तो पुराना केस है। इसके अलावा डीएमके के सांसद जिनकी सुनिए, डीएमके का सांसद जिनके घर पर जाकर रेड करी गई। अरे अगर 2030 में एक बच्चे ने वीडियो बनाकर डाली थी इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, और वायरल हुई थी वो जो वीडियो थी, 25 लाख रुपए की घूस मांगी है डीएमके के सांसद ने। क्यों? क्योंकि अपने मेडिकल अस्पताल में उस बच्चे को एडमिशन दे रहा था, तो 25 लाख रुपए खा के बैठा है वो डीएमके का सांसद। और यहाँ आप मुझे बताएंगे, मतलब अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो गलत है, लेकिन अगर स्टेट पुलिस कार्रवाई कर रही है तो सही है, और वहीं पर खेरा की गिरफ्तारी हो जाती है तो सही है। और ईडी को आम आदमी पार्टी जाकर बोल देती है कि जाओ और छत्तीसगढ़ के सरकार के सारे लोगों को गिरफ्तार करो क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला करा है, तो सही है, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार कर रही है तो गलत है। अरे कब तक ये दोगलापन करिएगा, कब तक करिएगा? सवालों का जवाब सुनो ना, तुम्हारे बीच में मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जवाब तुम दे नहीं पाओगे। छोटे बच्चे की तरह जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, देखो एटलीस्ट एक लीग बेसिस तो दीजिए। अरे छोटे बच्चे की तरह तो आप कर रहे हो
कि मुझे दूध दो, मुझे जलेबी दो, मुझे दूध दो, मुझे जलेबी दो। अरे भैया, मैं सवालों का जवाब दे रही हूँ और जवाब स्पष्टता से पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। तीनों बैठकर चिल्लम चिल्ली करते हो और बार मेरे ऊपर बोलने की कोशिश करते हो। जनता को पता है ये घमंडिया गठबंधन के सारे नेता किस प्रकार भ्रष्ट है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ। पूरी डिबेट में एक महेश चव्हाण जी बहुत ही पेशेंस के साथ में सुन रहे हैं बड़े आराम से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा पॉइंट आज की डिबेट का ये था कि क्यों एक एक करके संजय सिंह के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है, तृणमूल कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है, और एनसीपी की तो खैर अभी अंदर की उनकी अपनी खींचतान चल रही है। लोकेश जी, मैं वापस उसी मुद्दे पर आपके और अकील खान जी के पास आऊंगी। अकील खान जी, कांग्रेस पार्टी ने तो अलग थलग कर दिया ना अरविंद केजरीवाल को, तो क्या अब इस गठबंधन से बाहर निकलेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि जब मुसीबत में ही दोस्त नहीं बन रही है कांग्रेस, तो अच्छे दिनों में बनने से क्या फायदा? गलत गलत आप गलत कह रही हैं रीमा जी। जवाब दूं? रीमा जी गलत कह रही हैं आप। लोकेश जी, उदित राज को सुना ना आपने बयान? उदित राज का बयान सुना ऑफिशियल प्रवक्ता का? वन बाय वन मैं जवाब देता हूँ इसका। अकील खान, हाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा जो एक साथ हमारा गठबंधन हुआ है उसमें जो हमारे मेन मुद्दे हैं, मेन पॉइंट है, उसके ऊपर हमारी एकजुटता है और हमारा सबका एक ही मत है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी थी या नहीं थी? अरे सुन लीजिए आप, ये माइनर इश्यूज है, ये कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। माइनर इश्यूज है, 2000 करोड़ का घोटाला हो गया, कह रहे माइनर इश्यूज है। आपके ये तो 20,000 के बीच में नहीं, रीमा जी समझ में 70,000 करोड़ के लिए सही होता है, 2000 करोड़ तो छोटा सा है, मैं नहीं बोलने दूंगी। ओके, लगातार मेरे बीच में बोल रहे थे ये सारे। नहीं, मैं समझती हूँ 70,000 करोड़ रुपए में और 2000 करोड़ में आसमान का उसके सामने चिंदी सी आवाज जाएगी सर। अंडरस्टैंडिंग है, आप परेशान मत होइए। ठीक है, लोग नहीं हो रहे, आप लोग दल के नेता जेल जा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस तरह से। बेल नहीं दे रही उन्हें। रीमा जी सुन लीजिए, आवाज जाएगी सिर्फ। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, आप लड़ने क्यों लग जाते हैं हर एक व्यक्ति के साथ में? आप मतलब बात ही नहीं सुनती है ना, बात पूरी होने देती है, सीधा जो है एकदम के डिबेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो गलत है वो सलाखों के पीछे और सलाखों के पीछे रहेगा, किंगपिन भी जाएगा। रीमा जी ब्रेकिंग चला दीजिए, किंगपिन जाने वाला है जेल, मैं बता रही हूँ। अपनी बात रखिए जल्दी से, 40 सिरमौर जेल जाने वाले हैं। रीमा जी, इंडिया गठबंधन का सबसे पहला मुद्दा ये था कि वे अन्याय का विरोध करेंगी, और जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक मुद्दों के लिए, वो अन्याय है और इसका विरोध किया जाएगा। नहीं करा जा रहा है ना इस बात पर आम आदमी पार्टी और बाकी सभी गुट, सभी गठबंधन के पार्टी दल हैं, वे सभी सहमति जता चुके हैं और वे इस पर अडिग रहेंगे। ठीक है महेश चव्हाण जी। रीमा जी, मैं यहाँ पर यह साफ करना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और शायद इसीलिए ये ईडी सीबीआई का जो गलत उपयोग किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ। देखिए अभी इन्हें हंसी आ रही है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, अभी इन्हें हंसी आ रही है इंडिया गठबंधन के। मुझे अच्छा लगता है लोकेश जिंदल, आपकी बात पर भरोसा होगा। अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ऑफिशियल कम से कम इसकी निंदा हो जाती, तो लगता कि वाकई में मजबूती के साथ इंडी गठबंधन लगा हुआ है, जिस तरह महेश जी कह रहे हैं। ना तो ममता बनर्जी के ट्विटर टाइमलाइन पर दिखाई दे रहा है, ना तृणमूल कांग्रेस के, ना ही एनसीपी के, किसी के भी साथ में दिखाई नहीं दिया। ओके, क्लियर कट के बीजेपी की ईडी है। अब इसमें बीजेपी की ईडी कहां से आ गई? और 2 मिनट लगेंगे मनीष इसमें बीजेपी होने में। अरे सर, आपने जहां से शुरू की थी ना अपनी बात, आपने अकील जी प्रोग्राम की शुरुआत में जो सेंटेंस शुरू किया था उसी से कर रहे हैं आप। लैक ऑफ पॉइंट्स है ना रीमा जी, लैक ऑफ पॉइंट्स। फाइनल कमेंट दिखा दो पास। फाइनल कमेंट मैं जैसे, क्योंकि अकील जी ने जैसे शुरुआत करी थी वैसे एंड कर रहे, मैं भी कर देती हूँ। अलीबाबा 40 चोर के किंगपिन अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल जाने वाले हैं। ब्रेकिंग चला दीजिए रीमा जी। चलिए ठीक है, और तो मुझे अलग से खिला दीजिएगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए सबसे अहम बात
भ्रष्टाचार और ये जो लड़ाई चल रही थी पूरी तरह से वो यही थी कि एक तरफ कट्टर ईमानदार, एक तरफ कट्टर भ्रष्टाचारी। अब वो है या नहीं है, जांच चल रही है। अब जांच पर ही अगर बवाल है और जांच पर ही अगर डिफरेंसेस दिखाई देंगे तो 2024 में क्या इसी तरह से बीजेपी का मुकाबला किया जाएगा? आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।